हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2024 के लिए जो एक टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है उसके बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होंगे। ये पार्ट 9 है, इसके बाकी पार्ट्स भी यहीं पे अपलोड किए गए। आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया, उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है ना, जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को देख के सीधा एक फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जनरली अपने को पढ़ाया जाता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 - x² इंटू रूट ऑफ 1 - y², ये एक्चुअली में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इसके बराबर होता है। अब अगर ये चीज दिमाग में क्लिक कर जाती है तो ये क्वेश्चन फिर हो गया। देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे ये वाली वैल्यू 1 + cos 2x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 cos²x। वो 7/2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 7 cos²x। लेफ्ट में मेरे पास में आ रहा है 7 cos²x आ गया, प्लस रूट ऑफ sin²x को 1 - cos²x लिख दो। 1 - cos² लिखोगे तो 48 ऑलरेडी है, एक और ऐड हो जाएगा तो यहाँ आएगा 1 - 49 cos²x। और इसके साथ अलग से लिखा है sin x। sin x को एक्चुअली में यहाँ पे भी रूट बनाना है तो ये 1 - cos²x का रूट में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ये आ जाएगा। अब देखो, अब अपने को सीधा सीधा काम क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूँ तो इसको ये कॉस इनवर्स हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 cos x इंटू कॉस एक्स। अभी भी लिखा तो 7 cos² ही है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये 7 cos x का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे बात करो तो 1 माइनस ये cos x का होल स्क्वायर है ही। अब सीधा सीधा जो फॉर्मूला अपना स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी वही की वही फॉर्मूला अपने पास में यहाँ पे बन गया। अब बस तुमको ध्यान ये रखना है कि x किसको लेना, y किसको लेना है, ये अपन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले x दे रखा है। x दे रखा है मतलब कि अगर मैं cos इनवर्स के साथ इसको x वाली वैल्यू ले लेता हूँ, ये वाला x जो है, ये अगर इसको ले लेता हूँ तो ये पहले आएगा, जिसका मतलब मेरे पास में यहाँ पे आएगा cos इनवर्स cos x माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स, अंदर में आएगा 7 cos x। अब हमको पता है कि cos इनवर्स या फिर जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस पर इनवर्स लगा है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा, इसकी वैल्यू x होती है इसके रेस्पेक्टिव डोमेन में, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को यहाँ पे दे रखा है। ये x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos इनवर्स 7 cos x। अब इसको तो अपन इससे कंपेयर कर ही सकते हैं, जो यहाँ पे दे रखा है इससे कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है कि k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 7 है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी जितने भी क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे यहाँ पे, ज्यादातर क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन वो है काफी ज्यादा आसान। फॉर एग्जाम्पल अपने को ये वाला दे रखा, क्या बोला है कि यहाँ पे ये एक फंक्शनल इक्वेशन है जिसमें f(0) की वैल्यू 1 है, तो अपने को यहाँ पे ln f(4) की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए अगर मैं fx फंक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो जब भी फंक्शनल इक्वेशन दो जगह पढ़ाया जाता है, एक तो एओडी में पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मेनली यहाँ पे जो फंक्शन चैप्टर है उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर मान लो f(x + y) इक्वल टू f(x) इंटू f(y) के बराबर दे रखा था, इस टाइम पे अपने पास में क्या एक फंक्शन आता है e⁻x जनरली लेते हैं। जैसे e⁻x + y, एक्चुअली में यहाँ पे e⁻x इंटू e⁻y के बराबर आ जाएगा। इसको देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों चीज इक्वली आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी दे रखा है यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मान लो मैं fx को जैसे e⁻x लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास लेफ्ट में e⁻x + y आ रहा है, लेकिन राइट में बात करोगे तो e⁻x इंटू e⁻y प्लस e⁻x इंटू e⁻y। डिफरेंशिएट e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, सेम फंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया 2 बार, दिक्कत ये है लेफ्ट में अपने पास एक बार है। अब इसके लिए अपन एक चीज ये कर सकते हैं, अगर इस पूरे को बाई 2 कर दूं तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट नहीं होगी यहाँ पे, है ना। और देखो अगर मान लो मैं ये ले भी लेता हूँ तो मेरे पास e⁻x पर ये लेफ्ट में भी बाई 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या बनेगा e⁻x e⁻y प्लस e⁻x इंटू e⁻y। यहाँ पे बाई 2 है, यहाँ पे बाई 2 है, ये लेफ्ट में अब ये आ गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में अपन देखो एक और स्टेप बच गया। एक प्रोसेस अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मैं पावर को हाफ ले लूँ, e⁻x/2 अगर मैं कर देता हूँ, तो अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट में करूंगा तो e⁻x/2 प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा e⁻x + y बाई ये आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, इधर की अगर मैं बात करूँ तो e⁻x का तो e⁻x/2 ही हो गया,
क्योंकि ये तो एग्जैक्ट फंक्शन है। ई की पावर सॉरी एफ ऑफ वाई जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 पावर का हो गया और यहाँ पे ये आ जाएगा y/2। सिमिलरली यहाँ पे इसका तो ये हो गया, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, यहाँ पे e की पावर y/2। अब देखो, अब अगर मैं देखता हूँ तो हाफ में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे वही बन रहा है e की पावर ये डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये 2 बार आ रहा है तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने लिए यहाँ पे fx अगर जब e की पावर x/2 होगा, ये वाली कंडीशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, उस चीज के लिए इसने यहाँ पे f(0) की वैल्यू दे रखी है। तो f(0) यानी कि x की जगह 0 में डालता हूँ तो मेरे को 1 मिलता है, जो यहाँ पे e की पावर 0 यानी कि ये 1 के ही बराबर है। तो अपने पास में fx फंक्शन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है e की पावर x/2। अब ये फंक्शन हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, ln f(4), तो f(4) की वैल्यू देख लो यहाँ पे 4/2 यानी कि e स्क्वायर हो गया। अब इस पैरेलल लगाओगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा, खत्म। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अजीब टाइप का ही दिख रहा है कि अपने को एक सेट दे रखा है, उसमें ये इक्वेशन है जिसमें x और y की वैल्यूज के बेसिस पे अपने को एक सेट या रिलेशन बना हुआ है जिसमें x और y कुछ भी हो सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस फंक्शन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे कि x² - 3xy + 2y² इक्वल टू 0 दे रखा है। इसके फैक्टर्स काफी आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 2xy - xy हो गया प्लस 2y² इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन तो x - 2y आया, माइनस y कॉमन तो x - 2y फिर से यहाँ पे आ गया। तो अपने पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो x - y, एक x - 2y। तो इसके दो केस बना लेते हैं, है ना, रेफरेंस के लिए। जैसे कि फर्स्ट केस इसको बोल दो, सेकंड केस इसको बोल दो। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस बोलता है कि x - y इक्वल टू 0, जिसका मतलब y इक्वल टू x। जो भी x की वैल्यू, जैसे अपने पास ये है, इसमें जो भी x की वैल्यू तुम रखोगे वही वैल्यू y की भी अपने को मिलेगी। पहला केस तो ये, जिसका मतलब जब भी x और y की दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी उस तरीके के फंक्शन को, या सॉरी उस तरीके के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो, रिफ्लेक्सिव तो ये है। सेकंड वाले केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस है x - 2y इक्वल टू 0 यानी कि 2y इक्वल टू x। अब देखो, अब ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ से 2 मिली, है ना। अब कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा, चलो ये तो रिलेशन में आ रहा है, बट यहाँ पे अब देखो सिमेट्रिक होने के लिए इसी का उल्टा, अगर a, b जो है रिलेशन का यहाँ पे एलिमेंट है तो b, a भी होना चाहिए, यानी कि 2, 1 भी आना चाहिए। अब 2, 1 आएगा ही नहीं। 2, 1 के लिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 कभी होगी नहीं, क्योंकि वहां से 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो तो कभी होता ही नहीं है। तो ये वाला केस होगा, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव वाला केस भी देख ले। हालांकि क्वेश्चन जो है वो हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव भी अपन देख लेते हैं, है ना। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे बोल सकता हूं मैं 4, 2 इसका पार्ट है, क्योंकि x की जगह 2 रखूंगा यहाँ पे, सॉरी x की y की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 4 मिलती है मेरे को, है ना। सिमिलरली 2, 1 जो है वो इसका भी पार्ट है। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि x का दुगना जो है, सॉरी x जो है y का दुगना है, जो कि हमको दिख भी रहा है। अब ये जो है 4, 1 ये तो कभी इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 4 गुना वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये कभी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों का होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और इसका करेक्ट आंसर जो है अपने पास में ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, x की पावर 5 वाला इक्वेशन है, और इसमें मैक्सिमम मिनिमा पूछा है कहाँ पे होगा। तो देखो, थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये पता होगा, है ना। जैसे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनता है ना। एक रफ फिगर अपन बना रहे। अब यहीं पे अगर x की पावर 4 का बनाओगे तो ये w के फॉर्मेट में बनता है ना। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी पावर ऑड रहती है तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब एक पोर्शन अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा पोर्शन को ऊपर जाना पड़े, ठीक है, -∞ से +∞, ऐसा समझ सकते हो। अब यहीं पे x की पावर 4 का ये हो गया, 5 की करना है तो इस तरीके से इसको नीचे ले आओ, 6 करना है तो वापस से ऊपर ले जाओ, फिर नीचे। मतलब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल का है तो ये कर्वेचर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में
नहीं होगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब अपन बात करते हैं, हालांकि इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, नहीं भी पता रहेगा तो भी मतलब कर सकते हैं अपन इसको। जैसे कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो अपने को एक्स की पावर 5 माइनस 5x² प्लस 5x³ -1 ये दे रखा है। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 होता है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो 5x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x² और -1 जो है वो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x² कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचा x² माइनस 4x प्लस 3, ये मेरे पास में बच रहा है। अब मेरे को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो 5x², इसके फैक्टर्स अगर मैं करूंगा तो इसके फैक्टर्स मेरे को पता है x-3 और x-1, ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे x-1 हो गया, x-3 हो गया, ये सब इक्वल टू 0। अब मेरे को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आ गया, x की वैल्यू 0, 1 और 3, तीन वैल्यूज आ गई। अब इसको बना लेते हैं। बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है। मेरे को अब बस यहाँ पे क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके बेसिस पे अपन इस ग्राफ का कर्वेचर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि 3 से बड़ी वैल्यू की अगर, अच्छा यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू भी लिख देते हैं। से 5x², x-1, x-3, यही था आई थिंक 5x, हाँ यही वैल्यू। अब जैसे ही इसमें x की वैल्यू 3 से बड़ी डालेंगे तो अपने को पता है यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि एफ डैश एक्स जो है इसका पॉजिटिव हो रहा है। वहीं पे 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, तो यहाँ पे जैसे 2 अगर मैं डालता हूँ तो ये नेगेटिव देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, अपने पास केवल 2 सिनेरियो, 2 से 3 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसका मतलब टोटल आउटपुट इज नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। 0 से 1 में बात करोगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। अब 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यूज में लोगे, ये तो हमेशा तब भी पॉजिटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव ही आउटपुट देगा। और यहां से भी अपन बोल सकते हैं इसका स्लोप भी पॉजिटिव ही हो। अब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो मतलब ग्राफ इस तरीके का बनता है। जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ इस तरीके का बनता है। अब यहाँ पर देखो इसका ग्राफ जो है इस तरीके का बन रहा है यहाँ तक, है ना। 0 पे इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो 0 जो है वो है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट जहां पे ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो रहा है ना। और उसके जस्ट बाद फिर से इंक्रीज करेगा, प्लस तक जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर नेगेटिव है तो ये माइनस हो गया, और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर जाएगा। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये x=1 है, x=1 पे मेरे को मिल रहा है मैक्सिमा, x=3 पे मेरे को मिल रहा है मिनिमा, लेकिन x=0 जो है वहां पे मिल रहा है अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। एक ऐसा पॉइंट जिसपे ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है। अब इसके ऑप्शंस देख लो, मैक्सिमा एट x=0 ये तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम एट x=1 ये तो इसका अपोजिट है, मैक्सिमम एट x=3 और मिनिमम एट x=1, इसका उल्टा होता है, यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे 3 होता है, तो ये सही हो जाता है, लेकिन अभी ये गलत है। तो अपने पास केवल सी ऑप्शन बचा जो कि सही भी है, x=0 पे ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को एक पॉइंट दिया है, बोला है कि ये पॉइंट एक्चुअली में दो रीजन है, एक जिसमें एक पैराबोला है एक लाइन है, इन दोनों के रीजन में जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन के अंदर ये पॉइंट आता है। जिसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मान लो मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो y² इक्वल टू यहाँ पे 16x, ये इसका पैराबोला हो गया, और यहाँ पे x=9 है ना, x=9 वैसे डाल के देखोगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा 144, जिसका मतलब y की वैल्यू +-12y, है ना। यहाँ पे कहीं कट करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा कर लेते हैं, इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ये अपने पास में दो पॉइंट है, x=9। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, जो कि ये वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9a - 6a। अब ये तो काफी बेसिक चीजें है ना, कि इस पॉइंट को बताना है। इस पॉइंट को बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, y² - 16x जो है ये भी लेस देन 0 होना चाहिए, इसके साथ साथ x - 9 ये भी लेस देन 0 होना चाहिए, और दोनों में पॉइंट डाल दो। पॉइंट पहले वाले में अगर मैं डालूंगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6a
का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9a लेस देन 0, जिसका मतलब यहाँ पे आया 36a स्क्वायर माइनस 144a लेस देन 0। यहाँ से 36 कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, a माइनस 4 लेस देन 0। अब यहाँ से देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो दो हैं 0 और 4, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a की वैल्यू 0 से 4 के बीच में मिल रही है। सिंस यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। अब दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला केस क्या है, x माइनस 9 लेस देन 0। x की वैल्यू क्या है 9a माइनस 9 लेस देन 0, 9 को कॉमन ले लो, a माइनस 1 लेस देन 0, इसको निपटा दो, यहाँ से आया a लेस देन 1। तो अपने पास दो सिनेरियोज बन रहे हैं जिसमें एक 0, 1 और 4। पहला वाला केस अगर मैं इसको मानता हूं तो ये क्या कहता है कि 0 1 से छोटी सारी सारी वैल्यूज। दूसरा कहता है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक की सारी वैल्यूज, जिसमें ये 0, 1 और 4 तीनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। तो कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, सिंस इस वजह से अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो कॉमन रीजन ये वाला है जिसमें a की वैल्यू अपने को क्या मिल रही है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, जिसमें 0 और 1 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है a हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं जो दिखने में हो सकता है कुछ कुछ लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.